हेलो बच्चों, आज हम अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 5 का पाठ नंबर 4 नन्हा फनकार उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक छोटा फनकार कहते हैं फन जानने वालों को, जिसके हाथ में कोई हुनर हो। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चौकोर यानी 4 कोनों वाला। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। बुदबुदाना मतलब मन मन में धीमे धीमे बोलना। जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं ना, तो उसने भी अपना काम शुरू करने से पहले भगवान से प्रेयर की। और छेनी हथौड़ा, जो कि आपको नीचे चित्र में दिख रहा है, जो हाथ में उसने ऊपर उठाया हुआ है वो हथौड़ा, और जो पत्थर पे रख रहा है जिससे वो पत्थर तराशने का काम करेगा वो छेनी। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। उकेरना यानी उभारना, पत्थर पर नक्काशी करने को कहते हैं उकेरना। लड़के ने एक अधबुनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े से वार से पत्थर का जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किचड़ें छितरा जाती। किरचे मतलब पत्थर को तोड़ने पर छोटे छोटे जो टुकड़े, छितरा मतलब उछलना। तो वह आंखें सिकोड़ लेता। सिकोड़ना यानी बंद कर लेता। जब पत्थर उसकी आंखों में आते तो वो आंखें बंद कर लेता था। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने काम में डूबे हुए थे। संग तराश यानी पत्थर पर काम करने वाले। केशव, जो लड़का जो काम कर रहा है, जिसके बारे में अभी तक आप सुन रहे थे, उसका नाम क्या है? केशव। वो सिर्फ 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता ने एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पत्थर पर काम करना मुश्किल होता है। जरा सी भी आप ज़्यादा चोट देंगे तो पत्थर टूट भी सकता है। तो बना हुआ हमारा पहले वाला काम सारा वेस्ट हो जाता है। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह भी बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते थे। क्योंकि वो अपने पिता की, उसकी सालों की मेहनत थी, अनुभव था, तो वो ये सब बना लेते थे। लेकिन केशव नहीं बना पा रहा था। लेकिन उसने ये ठान रखा था कि मेहनत करके वो भी अपने पिता की तरह ये सब चीज़ें बना लेगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, तो उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बना रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी, टर्न योर पेज। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी यानी हमारा पैतृक बाप दादा का घर। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था, क्योंकि उन्होंने यही 2 चीज़ें देखी थी। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई ना पड़ी। आहट यानी आवाज़। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। तभी पीछे से उसके काम की तारीफ करते हुए किसी ने कहा कि बहुत अच्छे, ये घंटियाँ कितनी अच्छी है। तो पीछे मुड़कर केशव ने देखा तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक ये घंटियाँ मैंने ही बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही तो पत्थर को तराश रहा हूँ। तराश रहा हूँ मतलब शेप दे रहा हूँ। केशव ने बड़ी तलखी, तलखी मतलब बिना मन के, बहुत गुस्से होकर, जब आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप उल्टा सीधा जवाब दे देते हो ना, तो तलखी से जवाब देना। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। तो मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठ गया। तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने तो 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को ठीक तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर
कद मझोला, मझोला यानी न तो बहुत ज़्यादा बड़ा न बहुत ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज का। वह सफ़ेद अंगरखा और पजामा पहने हुआ था। अंगरखा मतलब घुटनों तक बहुत लंबा, वो कुर्ते जैसी पोशाक। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और अंगुलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना यानी अच्छी तरह निरीक्षण करना। तभी उस आदमी ने नक्काशी की इस तरफ इशारा करते हुआ, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसे किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार। पहरेदार यानी महल की जो चौकी करता है, चौकीदार। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। क्योंकि वो दौड़कर आया था इसलिए हाँफना मतलब सांस फूल जाना। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की? झुककर सलाम कर उन्हें। बेवकूफ़ यानी जिसमें अक्ल ना हो, बिना बुद्धि का। हुजूर आला मतलब बादशाह। जुर्रत मतलब हिम्मत या साहस। अब केशव का माथा ठनका। माथा ठनका मतलब उसे कुछ कुछ समझ में आ गया कि कुछ गलत हुआ है। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये अकबर बादशाह तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। खरगोश की कातर नज़रों यानी सहमी हुई, डरी गई। जब उसे अकबर की असलियत पता चली कि ये तो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, तो वो एक तरह से डर गया। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। दखल अंदाजी मतलब बिना पूछे किसी भी बात में दखल अंदाज अपनी टांग अड़ाना, उसे कहते हैं दखल अंदाजी। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारे करते हुआ, ठीक है, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। असमंजस यानी जब आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, वो स्थिति असमंजस की स्थिति। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी तेजी से धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर ने प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। टर्न योर पेज। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव, उसने नपातुला उत्तर दिया। मतलब जब अब उसे अकबर की सच्चाई पता चल गई तो वो ज़्यादा उसे जवाब देने में, उसने जितनी ज़रूरत थी उतना ही जवाब देना, मतलब नपातुला जवाब देना। केशव, क्या मैं तुमसे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ी और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव लौट आना ये मुहावरा है, इसका मतलब बहुत तेज़ी से वापस आना, जल्दी ही वापस आना। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में खड़े पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नज़रों, संदेह भरी मतलब उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब अकबर उसे सीखना चाहते हैं। हुजूर, क्या आप ये सब करोगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। अकबर ने भी उसके साथ उसका दोस्त बनते हुए कहा कि हाँ, वो सीखना चाहता है और वो सीख लेगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। सकपका मतलब जब किसी बात से अपन झेप जाते हैं तो। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अनमना यानी जब किसी बात में आपका मन ना हो। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया धोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था,
उसे कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े पर वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। मतलब नक्काशी, पत्थर पर नक्काशी करने के लिए एक प्रॉपर वे होता है कि पहले आप एक पत्थर लेते हैं, उस पर कोयले से काली लाइन की लकीरें बनाते हैं कि इस तरह की हमें डिज़ाइन बनानी है। लेकिन ज़्यादा ज़ोर से आप मारोगे तो पत्थर 2 टुकड़ों में टूट सकता है। तो अकबर ने भी वैसा ही किया कि ज़ोर से मार दी तो उसका पत्थर ज़्यादा कट गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता आहिस्ता यानी धीमे से उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, मीच कर यानी बंद करके रखें, वरना किरचें उड़कर आँख में चली जाएगी। और अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। यहाँ पर जी हुजूर का मतलब है कि अकबर खुद बादशाह थे, लेकिन जब भी आप किसी को अपना सीखने के लिए, किसी से ज्ञान लेने के लिए गुरु बनाते हो तो उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। तो इस समय जो अकबर थे वो छोटे बच्चे से नक्काशी सीखने का काम कर रहे थे, इसलिए अकबर ने उन्हें हुजूर स्वीकार कर लिया। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। बगल यानी पास में बैठा हुआ। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था, क्योंकि अकबर, जिन्होंने पहले कभी भी संग तराशी का काम नहीं किया था, तो केशव की नज़र में अकबर जो है वो अनाड़ी यानी कि जिनको कोई काम ना आता हो। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से ज़रा भी चूक हो जाने पर फ़ौरन उसकी त्योरियाँ यानी भौएं चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अगर अकबर का काम उसे पसंद नहीं आता तो वो असहमति यानी उससे वो हाँ, उसकी हाँ नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए इन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश भी उन्हें बड़े कौतूहल यानी आश्चर्य से देखते हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से उनमें कुछ जोड़ भी रहा था कि जिससे वे डिज़ाइन और भी ज़्यादा खूबसूरत यानी सुंदर लगे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरी कारखाना में काम करो। तो केशव उनसे पूछता है, कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरे से यहाँ आकर रहने लगें, तब मैं कारखाना बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। सल्तनत यानी उसकी रियासत या उसका राज्य। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों में के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। आपका पेज पलटिए। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया, मतलब उसे शाबाशी दी और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप ये दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से, मतलब किसी भी बार काम को जानने की दिलचस्पी। मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध यानी फेमस। बादशाह सलामत ने कहा है कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, पर बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास तो एक से एक बढ़कर खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में क्यों शहर बनवा रहे हैं?
पिता ने यूँ याद करते हुए बताना शुरू किया कि हाँ बेटा, बादशाह का आगरा में बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का एक ख़ास कारण है कि मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते उसे ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके यहाँ एक नहीं 3-3 संतानें होंगी। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। मतलब ये अकबर के संतानों के नाम है कि सलीम, मुराद और दनियाल। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बनाने का फैसला किया है। सीकरी भी आगरा के पास ही है, लगभग 22-23 किलोमीटर दूर सीकरी शहर है। तो केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज़ में बोला। उनिंदी मतलब नींद आ रही हो। पिताजी ने देखा कि अब उनका लाडला सो गया है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आशा है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप भी पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।